इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे हमें कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। जितने भी मेल हार्मोन्स होते हैं, मींस जितने भी हार्मोन्स मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, दैट आर सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करने वाले जो भी हार्मोन्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। वो सारे हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से सीक्रेट होते हैं। एंटीरियर का मतलब होता है आगे का हिस्सा जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। सारे हार्मोन जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पिट्यूटरी के कंट्रोल करते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन रिलीज करने के लिए एक दूसरी ग्लैंड कोऑर्डिनेट करती है, जिस ग्लैंड का नाम होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का हमेशा ये वर्क होता है कि वो पिट्यूटरी को कमांड करे कि उसको किस टाइम पे कौन से हार्मोन रिलीज करना है। तो जब हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को GnRH ग्रोथ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करने को कमांड करती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अपने इंटीरियर रीजन से हार्मोन सीक्रेट करती है, जो हार्मोन्स होते हैं जाके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं। मेनली जो हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को असिस्ट करता है, दैट इज FSH, that is follicle stimulating hormone. We have to discuss about them more. अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले FSH, that is follicular stimulating hormone। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हार्मोनली कोऑर्डिनेट करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो सबसे पहला इसका मेन फंक्शन होता है कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं, ये हार्मोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल एपिथेलियम को एक्साइट करता है। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो अपना अफेक्ट करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल एपिथेलियम पर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है वो दो सेल्स की बनी होती है। पहले सेल्स जो होते हैं वो होते हैं जर्म सेल्स, और जो दूसरे सेल्स मौजूद होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम में वो होते हैं सर्टोली सेल। अब मेन फंक्शन हमको यहाँ पे देखना है। अगर हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का TS काट के देखते हैं तो उसकी बाउंड्री पर जितने भी तरीके के सेल्स मौजूद होते हैं, जितने भी तरीके के सेल्स, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है और हमने इसका TS काटा है। जो भी सेल्स इसको सराउंड कर रहे हैं उन सभी सेल्स को कलेक्टिवली बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। ये जो क्यूबॉइडल सेल हैं ये एक्चुअली जर्म सेल्स होते हैं, और ये जो थोड़े रेक्टेंगुलर पिरामिड शेप सेल्स दिखाई दे रहे हैं दैट आर सर्टोली सेल्स। ये दोनों टाइप के सेल्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो जर्मिनल एपिथेलियम फॉर्म होता है, मींस जर्म सेल्स प्लस सर्टोली सेल्स इक्वल्स टू जर्मिनल एपिथेलियम। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कैसे इफेक्ट करता है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल एपिथेलियम को असर दिखाता है। कैसे? जैसे ही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के जर्मिनल एपिथेलियम के जर्म सेल्स पे इफेक्ट दिखाएगा, तो जो जर्म सेल्स होंगे वो मियोसिस करेंगे और मियोसिस करके स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे।
तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कंट्रोल में जर्म सेल्स स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड द सेकंड वन वी आर टॉकिंग अबाउट इज सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का दूसरा नाम होता है नर्स सेल। इनको नर्स सेल इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे ही स्पर्म्स फॉर्म होते हैं वो स्पर्म्स अपना हेड लाकर इन सर्टोली सेल्स में एम्बेड कर लेते हैं और उनमें से नरिशमेंट डिराइव करते हैं। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जर्म सेल्स पे जब भी असर दिखाएगा तो मियोसिस करेंगे वे और स्पर्म्स बनाएंगे। लेकिन जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सर्टोली सेल्स पर असर दिखाता है तो जो सर्टोली सेल्स होते हैं वो दो टाइप की फंक्शन करने लगते हैं। पहला फंक्शन होता है कि ये बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बना के रखते हैं, मेंटेन टेस्टोस्टेरोन लेवल। पहला इनका फंक्शन होता है शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल को बनाए रखना। टेस्टोस्टेरोन को बनाना नहीं है यहाँ पर, ये उसकी सिर्फ अमाउंट जो हमारी बॉडी में अमाउंट होता है टेस्टोस्टेरोन का उसको कंट्रोल करता है। और जैसे ही जब भी टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में एक्सीड हो जाता है तो एक दूसरा हार्मोन सीक्रेट करता है दैट इज इनहिबिन। जब बॉडी में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बनने लगेगा सर्टोली सेल इनहिबिन सीक्रेट करेगा। इनहिबिन जो है ब्लड के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा और पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का इफेक्ट कम करवा देगा। अगर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं होगा तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पे असर नहीं होगा, सर्टोली सेल्स पे असर नहीं होगा। तो इसके अलावा जो है इनहिबिन है फर्दर वो जो है टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन को रोक देता है। जो सेकेंड हार्मोन की हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जो अफेक्ट करते हैं वो है ICSH, दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Interstitial cell stimulating hormone, ICSH is the abbreviation of this. Interstitial cell stimulating hormone का मतलब है ये interstitial cells पे अफेक्ट करता है। तो जो interstitial cell मौजूद होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में उन सेल्स को बोला जाता है लेडिक सेल्स। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, तो इन ट्यूब्स के बीच में जो जगह होती है मीन्स अगर हम इसको पूरा एक मान लें टेस्टिस के अंदर का रीजन, तो ये जो खाली जगह हमको दिखाई देती है खाली जगह कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स मौजूद होते हैं। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स इस इंटरस्टिशियल स्पेस में मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं लेडिक सेल्स, या इनका दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। इनके दो नाम हैं लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल। जैसे ही इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लेडिक सेल्स पे या इंटरस्टिशियल सेल्स पर इफेक्ट दिखाएगा उनको स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट का मतलब होता है एक्टिवेट करेगा, और जैसे ही उनको एक्टिवेट करेगा तो ये सेल्स मेन हार्मोन का सिंथेसिस करते हैं, और जिस मेन हार्मोन का ये सिंथेसिस करते हैं दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा। तो अब यहाँ पर ये बात है कि जो मेन हार्मोन है वो है टेस्टोस्टेरोन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन फॉर्म होता है इसका काम होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। मतलब जो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। और इन टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीट कौन करता है? लेडिक सेल्स। लेडिक सेल्स अंडर किस हार्मोन के इफेक्ट में ही करते हैं? दैट इज इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यहाँ पे पॉइंट ये याद रखना है कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कराते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करने का जो काम होता है वो सर्टोली सेल्स करते हैं, और वो काम सर्टोली सेल्स अंडर FSH हार्मोन के करते हैं। FSH हार्मोन सर्टोली सेल्स पे इफेक्ट दिखाता है जिसकी वजह से वो बॉडी में
टेस्टोस्टेरोन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करते हैं। और जब जैसे ही बॉडी में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होता है तो सर्टोली सेल्स इनिबिन सीक्रेट करता है और इनिबिन जाकर टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन रोक देता है, तो ये एंटायर प्रोसेस इंटरप्ट हो जाती है। अब हम बात करेंगे एक्चुअली सेक्स डिटर्मिनेशन की। डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स बाय स्पर्म, कि स्पर्म से कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है। तो सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी हमको, जो जर्म सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। डिप्लॉइड का मतलब 2n होंगे, मीन्स उनमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। हम जर्म सेल्स की बात कर रहे थे, मतलब इसमें 44 जो होंगे वो होंगे ऑटोसोम्स और प्लस 44 के साथ 2 प्रेजेंट होते हैं मेल्स में, ये है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है ना। तो जर्म सेल्स में अगर हम देखें तो टोटल 46 क्रोमोसोम है, जिसमें से 44 ऑटोसोम्स हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स हैं। ये जो 44 होंगे ये भी 2-2 के पेयर में पाए जाएंगे, जैसे कि सेक्स क्रोमोसोम 2 के पेयर में पाया जा रहा है, एक्स और वाई के पेयर में। तो अब नॉर्मली हमको यहाँ देखना है, अगर हम इसको सपोज करते हैं जो जर्म सेल्स होता है वो डिवाइड करके एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो वो स्ट्रक्चर फुल डाइप्लॉइड होता है और स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जर्म सेल्स रिपीटेड माइटोसिस करके, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। ये भी 2n होता है। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया साइज में एनलार्ज हो जाता है। एनलार्ज होने के बाद स्पर्मेटोगोनिया जो रहता है वो भी डाइप्लॉइड ही रहता है, लेकिन हम यहाँ पर ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये साइज में जब इंक्रीज हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी डिप्लॉइड होता है। अब मेन प्रोसेस हमको यहाँ देखनी है, जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है वो मियोसिस 1 में अंडरगो करता है। मियोसिस 1, जैसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म होगा वो मियोसिस 1 परफॉर्म करेगा, और जैसे ही मियोसिस 1 को या मियोसिस कोई भी सेल परफॉर्म करता है तो पेरेंट से जो डॉटर सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो जाता है। मतलब जितने भी क्रोमोसोम्स होंगे हाफ इसमें चले जाएंगे और हाफ इसमें चले जाएंगे। हमने अब ये था कि हम डाइप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। मतलब ये जो 2 सेल इससे फॉर्म होंगे मियोसिस 1 के दौरान, इन दोनों के अंदर इस पेरेंट सेल के हाफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। टोटल पेरेंट में 46 क्रोमोसोम थे, लेकिन ये जो सेल आएगा उसमें 46 से 23 आ जाएंगे और इसमें 23 आ जाएंगे। तो इनका डिवीजन कैसे होता है, 46 में से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ऐसे डिवाइड होगा कि एक जो गैमेट होगा उसमें 11, दूसरे में 11, फिर इन दोनों में से एक में x चला जाएगा और एक में y चला जाएगा, तभी तो एक गैमेट के अंदर 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। मींस हम यहाँ पे 23 यार। एक्चुअली ये जो 46 क्रोमोसोम्स हैं इसका डिवीजन इस तरीके से होता है, 2 सेल्स फॉर्म होंगे तो एक में 23 जाएगा, एक में 23 जाएगा। अभी डिवीजन कैसे होता है, एक्चुअली जो यहाँ 44 है, ये 44 जो है वो 2-2 के पेयर्स में थे, तो हर पेयर में से एक क्रोमोसोम जाएगा, तो एक पेयर जाएगा। टोटल किसी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स थे, तो मतलब 23 पेयर्स होंगे। तो पेयर को अगर हम तोड़ें तो 2-2 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, मींस 23 एक में और 23 दूसरे में। अब देखो 23 कैसे आते हैं, ऑटोसोम 44 है, मतलब इनका पेयर हो जाएगा 22। इन 22 मतलब कि एक जो होगा, एक क्रोमोसोम का जो सेट बनेगा उसमें 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, जिसमें क्या होगा 22 ऑटोसोम्स होंगे और एक कोई भी सेक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। मतलब एक 22 प्लस एक्स हो जाएगा और अगला केस हो जाएगा 22 प्लस वाई। तो इस तरीके से एक जो गैमेट बनेगा उसमें एक्स क्रोमोसोम आ जाएगा और एक क्रोमोसोम जो बनेगा उसमें वाई क्रोमोसोम आ जाएगा। टोटल मतलब इसमें 22 प्लस एक्स हो जाएंगे और इसमें हो जाएंगे 22 प्लस वाई।
यहीं से डिटर्मिनेशन होता है कि आगे चलने वाला जो जाइगोट है वो मेल होगा कि फीमेल। अब ये जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म हुए, इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ तो 2 सेल्स बने, और ये जो 2 सेल्स थे इनमें क्रोमोसोम का नंबर आधा हो गया। आधा ऐसे हुआ कि ऑटोसोम का पेयर हाफ हाफ चला गया दोनों में, और 2 जो सेक्स क्रोमोसोम थे वो दोनों सेपरेट हो गए, तो एक में एक्स चला जाता है और एक में वाई चला जाता है। अब जैसे ही मियोसिस 1 होगा तो मियोसिस सेकेंड भी होगा। मियोसिस सेकेंड में क्या होता है, जो 2 सेल्स फॉर्म्ड होते हैं वो 2 सेल्स आगे चल के अपने जैसे डिक्टो वैसे ही 4 सेल बना लेते हैं, 1 2 3 4। ये वाला जो था इसके पास 22 प्लस x था, तो इससे जो दोनों सेल बने होंगे इनके पास भी 22 प्लस x होगा। ये वाला 22 प्लस y था, तो इसके दोनों में क्या होगा, 22 प्लस y। अब देखो, अगर ये जो स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स होते हैं स्पर्मेटिड, और ये स्पर्मेटिड आगे चल के मेटामॉर्फोसिस करके कन्वर्ट हो जाते हैं स्पर्म्स में। तो अब यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हमको याद रखने पड़ेंगे कि यहाँ पर हमको देखनी पड़ेंगी कुछ चीजें कि यहाँ पर क्या हुआ, ये जो गए जिन स्पर्म्स में एक्स क्रोमोसोम होता है उन स्पर्म्स को बोलते हैं गाइनोस्पर्म्स। गाइनोस्पर्म्स। और जिस क्रोमोसोम्स या जिस स्पर्म्स में वाई क्रोमोसोम जाता है उनको बोलते हैं एंड्रोस्पर्म्स। अब क्या होगा, देखो जो डिटर्मिनेशन होता है वो मेल पार्टनर करता है, ऐसे कि अगर किसी गाइनोस्पर्म ने, मतलब ये एक स्पर्म था, इसके अंदर एक्स क्रोमोसोम था, और जो फीमेल जो होते हैं, फीमेल के अंदर तो दोनों सेम क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स एक्स, तो यहाँ पर कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि अलग गैमेट्स बनेंगे, तो एक जैसे ही गैमेट बनता है। तो ये जो ओवम था, हम सपोज किया ये ओवम तो हमेशा एक्स वाला होगा, तो जैसे ही जब क्रोमोसोम में, जब स्पर्म में वाई एक्स क्रोमोसोम होता है तो उसको बोलते हैं गाइनोस्पर्म। जब भी गाइनोस्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो जो जाइगोट होगा उसमें 44 प्लस XX हो जाएगा, मतलब जो बेबी फॉर्म होगा वो फीमेल होगा। ये फीमेलिटी को शो करता है। अगर जो स्पर्म था उसमें वाई क्रोमोसोम होगा और जो ओवम होगा उसमें तो हमेशा एक्स ही होना है, क्योंकि उनमें सेपरेट तो होते ही नहीं है। अगर ये फर्टिलाइज करते हैं तो जो जाइगोट बनेगा उसके अंदर क्या हो जाएंगे, एक्चुअली 44 प्लस एक्स इनसे और वाई इनसे। तो अगर वाई क्रोमोसोम कंटेन करने वाला स्पर्म जाके एग को फर्टिलाइज करता है, मतलब एक एंड्रोस्पर्म अगर ओवम को फर्टिलाइज करता है तो जो बेबी फॉर्म होगा वो मेल होगा। तो मेल पार्टनर ही डिटरमाइन करता है कि आइदर द बॉर्निंग बेबी इज मेल और फीमेल। डिटर्मिनेशन जो होता है मेल पार्टनर से होता है। और आज अगर हम डिस्कस करें तो जो सोसाइटी होती है वो फीमेल्स को ब्लेम करते हैं फॉर गिविंग अ बर्थ टू अ फीमेल चाइल्ड, बट दैट इज रॉन्ग। दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द मेल पार्टनर, क्योंकि मेल पार्टनर ही डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स बनाता है, और जब कोई ऑर्गेनिज्म अलग अलग गैमेट्स बनाता है इट इज कॉल्ड हेट्रोगैमेटी। जो मेल पार्टनर होता है वो हेट्रोगैमेटी शो करता है, मतलब दो अलग अलग टाइप के गैमेट बनाता है। जैसे उसने दो अलग अलग तरीके के स्पर्म बनाए, ऐसा स्पर्म बनाया जिसमें वाई क्रोमोसोम थे और एक ऐसा स्पर्म बनाया एक जिसमें एक्स क्रोमोसोम थे, तो हेट्रोगैमेटी मेल्स में शो होती है। फीमेल जो होते हैं उनमें 44 प्लस XX होता है, तो वो किसी भी तरीके के गैमेट बनाए उनमें हमेशा 22 प्लस X ही बनेगा। तो फीमेल जो होता है वो कभी भी अनबॉर्न चाइल्ड का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो सिर्फ मेल पार्टनर ही डिटरमाइन कर सकता है। अब हम कुछ टर्म्स के और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो टर्म है दैट इज स्पर्मैटोजेनेसिस। इन spermatogenesis, actually it's not spermatogenesis, it's spermiogenesis. Spermiogenesis and other word is
स्पर्मिएशन। इन दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्ट होना बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। तो हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस को? स्पर्मियोजेनेसिस कैन बी डिफाइंड एज द कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म बाय द मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है एक शरीर से दूसरे शारीरिक रूप में कन्वर्ट होना, मेटामॉर्फोसिस होना। मतलब जो स्पर्मेटिड बनता है वो एक ओवल नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्वाइव नहीं कर सकता है क्योंकि मूवेबल नहीं है, मोटाइल नहीं है। तो स्पर्मेटिड को एक मोटाइल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना पड़ता है और इस मोटाइल स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम स्पर्म। ये मोटाइल क्यों होता है? क्योंकि इसमें फ्लैजिला मौजूद होता है। स्पर्म इज मोटाइल बिकॉज ऑफ फ्लैजिला। इसके अलावा स्पर्म जो होता है वो एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। हैप्लॉइड का मतलब होता है ये जो फॉर्म होगा इसमें क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट से हमेशा हाफ होगा। यह है स्पर्मियोजेनेसिस, दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। और इसको दूसरा नाम भी अगर हम देखें तो वो है स्पर्माहीलियोसिस, इसका दूसरा नाम है। तो स्पर्मेटिड का मेटामॉर्फोसिस करके स्पर्म में कन्वर्ट होने, फर्स्ट हमने जो प्रोसेस देखी वो स्पर्मियोजेनेसिस थी। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्मेटिड का स्पर्म में कन्वर्जन होना बाय अ प्रोसेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। मेटा मतलब होता है बिटवीन एंड मॉर्फोसिस का मतलब होता है बॉडी शेप का चेंज होना। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की, मेटा मीन्स होता है बिटवीन, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी की दो अलग, मतलब बॉडी की दो अलग अलग स्टेजेस होना। एक में वो नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर था, दूसरे में वो मोटाइल स्ट्रक्चर बन गया। तो एक बॉडी फॉर्म से दूसरे बॉडी फॉर्म में चेंज होने की प्रोसेस कहलाती है मेटामॉर्फोसिस। और जब भी स्पर्मेटिड में मेटामॉर्फोसिस हो और मेटामॉर्फोसिस के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन हो तो स्पर्मेटिड में होने वाला मेटामॉर्फोसिस कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। दिस इज स्पर्मियोजेनेसिस एंड द नेक्स्ट टर्म वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का इतना सा मतलब होता है रिलीज ऑफ स्पर्म, मीन्स स्पर्म फॉर्म होने के बाद जो स्पर्म होता है वो सर्टोरी सेल में जाके अपना हेड एम्बेडेड कर लेता है और वहां से जाके नरिशमेंट लेता है। क्योंकि स्पर्म जाके सर्टोरी सेल से नरिशमेंट लेता है, इसी वजह से सर्टोरी सेल्स का दूसरा नाम होता है नर्स सेल। तो जब तक स्पर्म उसमें अपना हेड एम्बेडेड करके रखेगा वो टेस्टिस से बाहर जा ही नहीं पाएगा या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर जा ही नहीं पाएगा। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से या सर्टोरी सेल से बाहर निकलने की स्पर्म की जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है स्पर्मिएशन। रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोरी सेल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सर्टोरी सेल से स्पर्म्स की बाहर निकलने की प्रोसेस, अगर वो बाहर नहीं निकलेंगे तो वो मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से होते हुए में एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक नहीं पहुंचेंगे और एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक नहीं पहुंचेंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो स्पर्म्स को वहां से, मतलब जहां से वो नरिशमेंट ले रहे थे सर्टोरी सेल से, वहां से निकल के बाहर जाना पड़ता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्चुअली मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। तो स्पर्म के रिलीज होने की प्रोसेस सर्टोरी सेल से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के कहलाती है स्पर्मिएशन। अब हम बात करेंगे कुछ एक्चुअली मेडिकल टर्म्स की जिनका इस्तेमाल किया जाता है। पहली टर्म्स जो स्पर्म से रिलेटेड है दैट इज ओलिगोस्पर्मिया। सीमेन में एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्पर्म्स की जरूरत पड़ती है तभी जाकर वो स्पर्म्स को फर्टिलाइज कर, तभी जाके वो एग को फर्टिलाइज कर सकता है। तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू एंड स्पर्मिया मींस स्पर्म्स। एटलीस्ट एट अ टाइम, जब भी एक बार स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होता है तो 120 बिलियन ऑफ स्पर्म्स फॉर्म होते हैं, 120 बिलियन ऑफ स्पर्म फॉर्म होते हैं। लेकिन अगर सीमेन के अंदर स्पर्म्स का नंबर बहुत कम हो जाता है तो दैट मेडिकल कंडीशन इज नोन एज ओलिगोस्पर्मिया। अगर स्पर्म का नंबर सीमेन के अंदर कम होता है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। सेकंड कंडीशन इज एज़ोस्पर्मिया।
एज़ूस्पर्मिया मतलब होता है कंडीशन, इस कंडीशन में सीमेन तो होगा लेकिन विदाउट स्पर्म, सीमेन विदाउट स्पर्म्स। अगर स्पर्म्स होंगे ही नहीं तो दैट पर्सन विल नेवर बी एबल टू बिकम फादर। इस केस में फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं ओलिगोस्पर्मिया में, लेकिन फादर बनने के चांसेस हो सकते हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो दैट पर्सन सफरिंग फ्रॉम ओलिगोस्पर्मिया कैन गो फॉर IVF, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें स्पर्म का नंबर कम होने की वजह से एक्चुअली ओलिगोस्पर्मिया का जो पेशेंट होता है स्पर्म का नंबर इतना कम होता है कि वो ओवम तक पहुंच नहीं पाता और उसको फर्टिलाइज नहीं कर सकता। तो ऐसा पर्सन IVF की मदद से मतलब ऐसा कपल जिसमें मेल पार्टनर का ओलिगोस्पर्मिया है वो एक चाइल्ड को कंसीव कर सकता है IVF के थ्रू। IVF में क्या होता है, IVF का दूसरा नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। इस कंडीशन में क्या किया जाता है, जो मेल पार्टनर का स्पर्म है उसका नंबर कम है लेकिन स्पर्म नॉर्मल है, तो स्पर्म को लेके फीमेल के ओवम को लेके टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करवाया जाता है और जैसे ही जाइगोट फॉर्म होता है उस जाइगोट को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंसर्ट कर दिया जाता है। इस केस में पेशेंट फादर बन सकता है क्योंकि स्पर्म्स हैं लेकिन कम है, इस वजह से वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्रॉस करते हुए ओवम तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन उनका फर्टिलाइजेशन बाहर कराया जा सकता है और प्रेगनेंसी भी कंसीव करी जा सकती है। नेक्स्ट टर्म इज एज़ूस्पर्मिया। एज़ूस्पर्मिया कंडीशन क्या होती है, इसमें सीमेन होगा लेकिन सीमेन में स्पर्म्स फॉर्म नहीं होते हैं। अब स्पर्म्स होंगे ही नहीं तो कभी भी जो मेल पार्टनर जो कपल है वो कभी भी प्रेगनेंसी अटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्पर्म्स ही फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर स्पर्म ही नहीं होगा तो प्रेगनेंसी अटेन होने के कोई चांसेस नहीं है। नेक्स्ट इज नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें स्पर्म्स भी होंगे और उनका नंबर भी एडिकेट होगा, बट सारे के सारे स्पर्म्स क्या हो जाते हैं, नॉन मोटाइल स्पर्म्स। अगर किसी मेल पेशेंट के अंदर जो स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं वो नॉन मोटाइल है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड नेक्रोस्पर्मिया। अगर कोई मेल पेशेंट है उसके अंदर सीमेन का फॉर्मेशन हो रहा है मगर स्पर्म्स फॉर्म नहीं हो रहा है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज़ूस्पर्मिया। अगर उसके अंदर स्पर्म्स फॉर्म हो रहे हैं लेकिन उनका नंबर बहुत कम है तो दैट इज कॉल्ड ओलिगोस्पर्मिया। There are two more terms that we are discussing about, that is vasectomy and castration. वैसेक्टोमी का मतलब होता है जो वासा डिफरेंस होता है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म को कंडक्ट करने का काम करता है, वासा डिफरेंस की कटिंग और लाइगेशन। कटिंग एंड लाइगेशन ऑफ वासा डिफरेंशियल या वासा डिफरेंस। एक्चुअली अगर जो पाथवे स्पर्म को लेके जा रहा है हम उसको काट देंगे और बांध देंगे तो स्पर्म्स आगे ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो ये जो कंडीशन होती है ये प्रेगनेंसी को या चाइल्ड बर्थ कंट्रोल मेथड में आती है और इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब कपल है वो आगे फर्दर प्रेगनेंसी नहीं चाहते। सेकेंड वर्ड इज कैस्ट्रेशन। कैस्ट्रेशन बहुत रेयरली की जाती है, इट इज मेनली डन ऑन एनिमल। इसमें क्या होता है, रिमूवल और डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्टिस। डिस्ट्रक्शन ऑफ टेस्टिस मतलब इसमें एंटायरली टेस्टिस को ही काट कर निकाल दिया जाता है या फिर डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मेनली इट इज बैन ओवर ह्यूमंस, बट वैसेक्टोमी परफॉर्म की जा सकती है। कैस्ट्रेशन जो होता है वो मेनली बुल्स पर किया जाता है ताकि उनको ऑक्स में कन्वर्ट करा जा सके, क्योंकि टेस्टिस से एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन जो है वो एनिमल्स में अग्रेसिवनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर एक एनिमल अग्रेसिव होगा तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। टेस्टिस वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो अगर उस एनिमल में से टेस्टिस को निकाल देंगे, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं बनेगा तो वो एनिमल शांत रहेगा, तो उसको काबू करना या टेम करना बहुत आसान हो जाता है। कैस्ट्रेशन किया जाता है एक बुल को ऑक्स में कन्वर्ट करने के लिए। इस वजह से ऑक्स का दूसरा नाम भी होता है दैट इज डोसाइल बुल। डोसाइल मीन्स होता है जिसको डोमेस्टिकेट किया जा सकता है। अब कुछ टर्म्स जो है वो स्पर्म से एसोसिएटेड या स्पर्मेटोजेनेसिस से एसोसिएटेड देखेंगे। पहला तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब है कि अगर एक बार ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ह्यूमन मेल्स में तो ये टिल डेथ तक चलती है।
मतलब ये प्रोसेस कभी भी रुकती नहीं है। जबकि अगर हम फीमेल्स में देखें तो जो oogenesis होता है, oogenesis एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड के बाद रुक जाता है, मींस मेनोपॉज आ जाता है। तो वो एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब एक टाइम के बाद वो रुक जाती है, वो कंटिन्यू होती है। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस।